हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा जो फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग था वो था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये जो लास्ट के जो 3 हैं कन्वेंशंस वो हम इस लेसन में इसको कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कवर करा था। जल्दी से मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, क्वालिफाइड विद जेआरएफ 99.88 परसेंटाइल ऑल ओवर इंडिया, रैंक 60, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़। ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पे मैं एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ इन कस्टमर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो चलो जल्दी से हम ना डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो मटेरियलिटी का हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। तो सेकंड जो हमारा कन्वेंशन है दैट इज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। कन्वेंशन और प्रूडेंस क्या होता है? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कह लीजिए प्रूडेंस ये कहता है कि कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि आप ना फ्यूचर के लॉसेस को तो रिकॉर्ड कीजिए लेकिन आप फ्यूचर के प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करो, ठीक है। तो उसका मेन जो लॉजिक है इसके पीछे क्या है? इसका लॉजिक ये है ताकि आपकी जो इनकम है वो एक्सेस में शो ना हो, ठीक है। अगर आपकी इनकम एक्सेस में शो होगी तो आपको टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तो इसलिए कंजर्वेटिज्म या फिर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि आप फ्यूचर लॉसेस को तो रिकॉर्ड कीजिए लेकिन आप फ्यूचर इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको डिस्कस आगे करते हैं डिटेल में। द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट बिलीव्स इन प्लेइंग सेफली। ये क्या है? सेफ प्ले करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। While recording the transactions in the books of accounts, according to this concept, an organization should adopt a conscious approach and should not record its profit until they are realized। ये क्या कह रहे हैं कि आप लॉसेस को तो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन आप अपने प्रॉफिट्स को कब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जब तक आप अपने प्रॉफिट्स को क्या है रियलिटी में रियलाइज नहीं कर लेते, ठीक है। However, it states that the organization should realize any loss even if the company has not incurred it yet। ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन आप अपने लॉसेस को रियलाइज कर लेंगे चाहे आपने वो लॉसेस को इनकर करा है, चाहे वो आपको लॉसेस हुए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। और इफ देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू अकरिंग इन द फ्यूचर, अगर आपको थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी लगती है ना फ्यूचर में कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में इतना सा लॉस हो जाएगा, तो आप वो उतना सा लॉस क्या है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसको क्या है रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो लॉस आपको हुआ है चाहे वो नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक आपके प्रॉफिट क्या है रियलाइज नहीं हो जाते, ठीक है। No matter how pessimist attitude, this concept shows it is essential for an organization to deal with uncertainty। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम अनसर्टेनिटी से क्या है, जो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि रिस्क, ठीक है। आपको नहीं पता फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता कि फ्यूचर में उनका बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करेगा या उसको कितना लॉस होएगा, इसलिए वो क्या है इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अपने कुछ जो उसके लॉसेस होते हैं फ्यूचर में जो आने वाले उसको पॉसिबल लॉसेस लगते हैं वो उसको क्या कर लेती है रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और उसके वो क्या है रिजर्व्स की तरह उसको क्या है प्रोविजंस, रिजर्व्स नहीं उसके क्या है वो प्रोविजंस बना के चलते हैं, ठीक है। एंड अलाउज देम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। इससे क्या है आपने अगर क्रेडिटर्स से लोन ले रखा है तो क्रेडिटर्स का क्या है इंटरेस्ट क्या है प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, अगेंस्ट एनी अनवांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एसेट्स। For example, if an organization feels that a certain debtor will not pay the amount in the future, it should open a provision for doubtful debts। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि किसी ने डेटर, कौन होता है बच्चा? डेटर वो पर्सन होता है जिसको आपने उधार पे कोई सामान बेचा है, ठीक है। आपने उसको कोई भी सामान यानी कि उसने अभी तक आपने जिसको सामान बेचा था, आपने जो उसको गुड्स सेल करी थी क्रेडिट पे उधार पे, उसने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो पर्सन क्या है आपके लिए डेटर है, वो आपका क्या है एसेट है। अगर आपको फ्यूचर में लगता है
ठीक है, क्या लगता है आपको? अगर फ्यूचर में ये लगता है कि वो पर्सन जिसको आपने उधार पे सेल करी थी, जिसको आपने उधार पे क्रेडिट पे गुड्स सेल करी थी, वो आपको फ्यूचर में पैसे नहीं दे पाएगा, या फिर जितनी अमाउंट उसको देनी चाहिए थी या वो क्या है उससे कम अमाउंट पे कर पाएगा। ठीक है, तो वो जितना अमाउंट, वो जो अमाउंट अगर पे नहीं करेगा तो वो आपके लिए क्या है? लॉस है। ठीक है, तो आप उसको क्या है? रिकॉर्ड करेंगे एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, सिमिलरली एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट रिकॉर्ड इट्स इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक अंटिल इट इज सोल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पे किसी भी और फर्दर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स में यानी कि शेयर्स में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो अब क्या है, अगर उसको लगता है कि उसके जो शेयर्स है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, उसको पता है कि होने वाली, और शायद फ्यूचर में वो हो भी जाए, लेकिन अब ये क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो प्रॉफिट है, अब लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक उसको एक्चुअल में वो प्रॉफिट्स क्या है रियलाइज नहीं हो जाते। आई होप सो आपको कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का जो कन्वेंशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रूडेंस कंसेप्ट इन अकाउंटिंग क्या कहता है, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि आपकी जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है आप उसको करेक्टली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो। करेक्टली का मतलब है कि जो फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इन द सेंस कि आप उनके अगेंस्ट क्या है, अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस भी होने वाला है ना तो आप उसकी प्रोविजन क्रिएट करोगे और आप उसको लायबिलिटीज साइड पे क्या है बच्चे शो करोगे। प्रोविजन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा अमाउंट अपने प्रॉफिट्स में से क्या है साइड पे रख लोगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा आप क्या है साइड पे रख लोगे, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो आप वो जो अमाउंट आपने साइड पे रखी थी उस अमाउंट से आप उस लॉस को क्या है रिकवर कर पाए। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, जिसका हमें पता होता है, जिसका हमें पता है कि हाँ फ्यूचर में क्या है इतने चांसेस है, इतने परसेंट चांसेस है कि आपको क्या है लॉस होने वाला है। ठीक है, तो उस लॉस के अगेंस्ट आप क्या है कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोविजंस कहते हैं। ठीक है, और उसको प्रोविजंस को हम बच्चे किस साइड पे शो करते हैं, बैलेंस शीट पे हम लायबिलिटीज साइड पे शो करते हैं। ठीक है, और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है, इंश्योर करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस आर करेक्टली स्टेटेड। ठीक है, कि जो हमारे एक्सपेंसेस है और जो हमारे फ्यूचर के जो लॉसेस है हम उसको भी क्या है करेक्टली दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें दिखा रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कन्वेंशन आ जाता है दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर आपने एक बार कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया है अकाउंटिंग में तो आप क्या है ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड को अडॉप्ट कीजिए अंटिल एंड अनलेस आपको क्या है एक्चुअल में यानी कि आपको नीड नहीं महसूस हो रही। ठीक है, कि आपकी बेटर प्रेजेंटेशन हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है, आप किसी इंफॉर्मेशन को बेटर शो कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर आप उस टेक्निक को क्या है चेंज कर सकते हैं। आप उस मेथड को क्या है चेंज करके जो न्यू मेथड है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आप उस मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अंटिल एंड अनलेस आप क्या है एक सिमिलर जो आप मेथड फर्स्ट टाइम आपने अडॉप्ट करा है आप वही मेथड को क्या है आगे आने वाले ईयर्स में अडॉप्ट करेंगे, यानी कि आप क्या है रिसेंट चेंजेस नहीं करेंगे अपने मेथड्स में। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि डेप्रिसिएशन की हम बात करें तो डेप्रिसिएशन होता है बच्चे फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कोई भी एसेट है, मान लीजिए आपने कार परचेज करी, ठीक है, आज आप अगर उसको शोरूम से निकलवा के लेके आ रहे हो ना अभी इस मॉर्निंग में, अगर आप उसको शाम को सेल करने जाओगे ना तो वो क्या है सेम प्राइस पे नहीं बिकेगी जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज करा होगा। ठीक है, उसकी आपको उससे थोड़े से कम पैसे मिलेंगे। अगर आप उसको 1 मंथ बाद भी सेल करोगे फिर आपको थोड़े से और कम पैसे मिलेंगे, फिर अगर आप उसको 2 इयर्स बाद सेल कर रहे हो फिर आपको और कम। अब ये जो वैल्यू फॉल हो रही है उस गाड़ी की वो क्यों हो रही है, वो जो वैल्यू फॉल हो रही है ना उसको हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को लगाने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया है तो आप आने वाले ईयर्स में भी वही मेथड को अडॉप्ट करेंगे अंटिल एंड अनलेस आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप क्या है आपको न्यू मेथड फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है बेटर रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है,
तो बुकिश नॉलेज अगर हम में अगर इसको अंडरस्टैंड करें, द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए, किसमें, इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज में। ठीक है, सॉरी वो ना बेबी रो रहे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आगे क्या कहता है, इट इज बिकॉज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स would be beneficial only when it allows its users in making a comparison between statements of different years or with the statements of other firms। अब ये क्या कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का जो कन्वेंशन वो ये कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रखेंगे, अगर आपने एक मेथड फॉलो करा और अगर आप बाद में भी वही मेथड को फॉलो करेंगे तो उसका फायदा आपको क्या होगा, क्या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ईयर आफ्टर ईयर आप क्या है कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने प्रिपेयर करे होंगे, आप उसको 2024 वालों के साथ क्या है मैच करके देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अगर आप डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करेंगे तो वो क्या है, अगर आप उसको कंपेयर कर भी रहे हैं ना तो आपको क्या है ट्रू रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी फ्यूचर को एस्टिमेट करने में, फ्यूचर के नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने में। ठीक है, however it does not mean that ये consistency का concept क्या कहता है कि it does not mean that organization cannot change its accounting policies when necessary। और क्या कहता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने एक बार अगर मेथड फॉलो कर लिया तो आप उसको क्या है चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज उसको अलाउ करती है और उससे क्या है आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बेटर निकल के आएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो प्रोज क्या है, ईज इन ऑडिट एंड अकाउंट्स। अगर आप कंसिस्टेंट एक मेथड है या टेक्निक को फॉलो करेंगे जो आपने स्टार्टिंग से अडॉप्ट करा है तो आपके लिए क्या है अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना भी इजी रहेगा। ठीक है, और उसका ऑडिट करना भी इजी रहेगा। ऑडिट का मतलब है आप उसको चेक क्रॉस वेरीफाई भी इजीली कर सकते हैं कि जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने थे हमने वो फॉलो किए नहीं, उसके हिसाब से हमने ये मेथड लगाया था, ठीक है, वो हमने सही से करा या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या है ऑडिट करने में भी इजी रहेगा। इज फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपको क्या है बार बार इम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं कर देनी पड़ेगी। ठीक है, उस मेथड को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटेंट को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप बार बार मेथड्स को चेंज करते रहोगे तो अकाउंटेंट को भी तो सिखाओगे ना नए मेथड्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करोगे तो कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपकी क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी क्या है रिड्यूस हो जाएगी। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज है। हम क्या है ईयर आफ्टर ईयर कई ईयर्स तक क्या है एक ही मेथड को या टेक्निक को फॉलो करते रहते हैं। कई बार क्या है अगर ऑर्गेनाइजेशन को नीड फील भी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के ही वो क्या है न्यू मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करती या फिर कह लीजिए चेंज ही नहीं लेके आती। जजमेंट एरर्स रह जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी नीड है, ठीक है, अगर आपको करना चाहिए मेथड चेंज या टेक्निक को चेंज करना चाहिए लेकिन अकाउंटेंट क्या है जानबूझकर उस टेक्निक को या फिर मेथड को चेंज नहीं कर रहा है, चाहे उससे बेटर प्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अगर आप प्रीवियस उसी पुराने मेथड के हिसाब से चलोगे ना बच्चे तो फिर उसमें क्या है जजमेंट में एरर्स तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी ना वो भी गलती होगी। ठीक है, नेक्स्ट चेंजेस क्या है परमिटेड होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस भी क्या है इसमें परमिटेड नहीं होते। आप क्या है एनवायरमेंट के हिसाब से चल तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं कर सकते। आपको क्या है बताना पड़ेगा कि आप किसी मेथड को क्यों फॉलो कर रहे हो, आप क्यों चेंज कर रहे हो। ठीक है, आपको उसके बारे में क्या है कुछ स्टेटमेंट्स देनी होगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे, आपको उसको बताना होगा कि आपने इस क्यों नई अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करा। ठीक है, लास्ट जो हमारा कन्वेंशन है वो है फुल डिस्क्लोजर। अब ये फुल डिस्क्लोजर है ना ये बिल्कुल इनवर्स है बच्चे, यानी कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में हमने डिस्कस करा था कि हम क्या है सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या है हमारी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है। लेकिन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि आप फुल इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन जो मटीरियल है। ठीक है बच्चे, आप इसको इस सेंस में समझे। फुल का ये नहीं मतलब कि जो आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन है
जो ज़रूरी नहीं है आप वो भी दे देंगे, नहीं। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसमें से कुछ कंसील नहीं करेंगे, आप उसमें से फिर कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है। वो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन को क्या है फुली डिस्क्लोज करेंगे। वो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है फिर वो आप क्या है जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आप उनको क्या है डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। Full disclosure, as the name suggests, the full disclosure concept states that an organization should disclose all the facts regarding its financial performance। यह कहता है कि आपको क्या है सारे के सारे facts को क्या है disclose करना चाहिए। It is because the information mentioned in the financial statements is used by different internal and external users like investors, banks हो गए, creditors हो गए, management employees, financial institutions etc. for making financial decisions, ठीक है। उनके लिए क्या है ये हेल्पफुल होगी अगर आप फुल इंफॉर्मेशन को क्या है डिस्क्लोज करते हो। हैंस द कंसेप्ट सेज दैट ऑल रेलिवेंट, ठीक है, हमने ये क्या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेलिवेंट का मतलब क्या है मटेरियल इंफॉर्मेशन को ही आप फुली डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, इमटेरियल को नहीं, ठीक है। अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फुली एंश्योर दिस कंसेप्ट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर। अब इस और कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाना पड़ेगा। इंडियन कंपनीज एक्ट अभी क्या आ गया बच्चा 2013 आ गया, ये 1956 पहले हुआ करता था, तो अब किसके हिसाब से 2013 के हिसाब से, ठीक है। और साथ के साथ आपको क्या है जो रेगुलेटरी बॉडीज है यानी जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके हिसाब से आपको उसकी जो प्रोविजंस है, ठीक है, या फिर उनकी जो कंडीशंस है आपको उनको भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ठीक है ये है हमारा फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट। आई होप को आपको क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हमने सारे के सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। लेकिन अभी हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे बाय नेम और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट से पहला जो हमने पढ़ा था वो था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, नेक्स्ट था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट हमने पढ़ा था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ा था, बैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमने क्या क्या पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, या फिर जिसको आप कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लाइक आप मेरी इस वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप ऑडिट इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 11 में स्टडी करते हैं, 12 में स्टडी करते हैं लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, बीकॉम में एमकॉम में, आपको ये क्या है मेरी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस है वो आपके लिए क्या है हेल्पफुल होने वाली है। और जो कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं बिजनेस स्टडीज की भी जल्द से जल्द वीडियोस लेके आया करूंगी, लेके आने वाली हूँ, लेकिन आप उसको क्या है ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा जैसे कि आप क्या है ये अकाउंटिंग के सिलेबस को या वीडियोस को क्या है आप सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, तभी एग्जाम क्लियर होएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।